नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बढ़िया? यस, वेरी गुड। दोस्तों, हमारे दूसरे इकाई में अनूठे इंसान इकाई में हमने पहला जो प्रश्न देखा था वो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में था। हमने नेपोलियन के बारे में जानकारी प्राप्त की। नेपोलियन कैसा इंसान था? तो वो सच्चा इंसान था, बराबर, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाला इंसान था। नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। वह सब हमने देखा। नेपोलियन फ्रांस का बहुत बड़ा शासक था। अब इस इकाई में दूसरा एक प्रश्न है। उस प्रश्न का नाम है सच्चा दान। तो यह प्रश्न दोस्तों एक लड़की का है, 16 साल की लड़की है। लेकिन देखो, अभी इतनी छोटी उम्र में उसे अपने देश के प्रति कितना लगाव है। अपने देश के प्रति उसका जो प्रेम है वो कितना है कि वह खुद अपना जो भी है वह सर्वस्व दान में दे देती है देश के लिए। तो इसे सच्चा दान कहा जाता है, क्योंकि हमारा जन्म जिस देश में हुआ है उस देश के प्रति हमारी पहली फर्ज है, पहला कर्तव्य है कि जब भी देश को हमारी जरूरत पड़े हम उसके लिए हमेशा तैयार रहें। तो वो लड़की भी इतनी छोटी उम्र में भी ऐसा कार्य करती है कि अपने देश के प्रति वह अपने जो भी सोने के गहने हैं वह गहनों से जरा सा भी प्रेम नहीं करती और सारे गहने वो दान में दे देती है गांधी जी को और कहती है कि गहने तो दोबारा बन जाएंगे, लेकिन मेरे देश को आज जो मेरी जरूरत है वह जरूरत के दौर पर मैं अपने गहने उसे दान करती हूँ। तो ये सच्चा दान है। आइए देखते हैं कहानी में। आपके किताब के पेज नंबर 7 पर है सच्चा दान। देखो, फर्स्ट यहाँ पर एक ड्राइंग चित्र दिया गया है। तो इस चित्र में जो ये बैठी हुई लड़की है वह लड़की 16 साल की है। उसका नाम है कौमुदी। ये जो आपको देख रहे हैं वह गांधी जी है। गांधी जी के सारे क्या कहते हैं उनके साथी। ये जो माइक लेकर बोल रहे हैं वह इस कौमुदी नामक लड़की के पिताजी है। और ये सब गांव की स्त्रियां हैं जो दान करने के लिए आई है। बात है हमारे भारत के दक्षिणी राज्य केरल की। दोस्तों, केरल हमारे भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। उसका जो शिक्षा का दर है वह 80% से ज्यादा है। यानी हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में केरल राज्य शिक्षा में सबसे फर्स्ट आता है। यानी शिक्षा उनके लोगों की दूसरे राज्यों के लोगों से ज्यादा है। तो मलबार केरल की बात है। मलबार दक्षिण भारत में केरल राज्य में समुद्र के तट पर आया हुआ एक शहर है। वहां बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया था। बड़गरा नामक गांव जो मलबार शहर का एक गांव है, मलबार जिले का एक गांव है, उसमें एक सभा का आयोजन किया था। सभा इट मीन्स मीटिंग, जहां एक से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं उसे हम सभा कहते हैं, मीटिंग कहते हैं। तो उसका आयोजन किया गया था। आयोजन इट मीन्स हमने आगे देखा है, आयोजन यानी क्या सब जो भी कार्य है उस कार्य का जो भी क्या कहते हैं उसे सब एक साथ सब रखना, मीन्स के उसका टाइम, उसका जो भी कार्य है, जो भी व्यक्ति को जरूरत होती है, जो भी सामान की जरूरत होती है वो सब सेट करना, यानी आयोजन किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। जो सभा का आयोजन किया था उस सभा का जो मुख्य व्यक्ति था वो थे गांधी जी। गांधी जी ने यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया था, एक मीटिंग बुलाई थी और फिर गांधी जी ने अपना भाषण शुरू किया। और भाषण देना यानी जो भी कहते हैं ना मुद्दा है उस मुद्दे पर चर्चा करना, बोलना। तो गांधी जी ने जिस हेतु से, जिस उद्देश्य से इस सभा का आयोजन किया था उस सभा से रिलेटेड जो भी बातें थी वो गांधी जी कहने लगे, बोलने लगे। और उपस्थित यानी वहां पर जो हाजिर थे, प्रेजेंट थे, सभी लोगों में से
जो लेडीज वहाँ प्रेजेंट थी, जो बहनें वहां पर हाजिर थी, उन बहनों से गांधी जी ने अपने जेवरों की भीख मांगी। जेवर इट मीन्स ऑर्नामेंट, जो लेडीज सब पहनती है नाक में, कान में, गले में, हाथ में, पैर में, बराबर। आभूषण, गहने, सोने या चांदी के जो गहने लेडीज पहनती है उसे जेवर कहते हैं, गहने भी कहते हैं और आभूषण भी कहा जाता है। तो गांधी जी ने उनकी भीख मांगी कि हमें हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है, तो आप जितना दान दे सके आप अपने जेवरों की दान दीजिए, यानी अपने आभूषण है, अपने गहने हैं, उनमें से आपको जो दान करना है वो दान कीजिए, जिससे हम हमारे देश को आजाद कराने में, आजादी दिलाने में आपका सहयोग पा सके और देश को जल्दी से जल्दी अंग्रेजों से मुक्ति दिला सके। बहुत सी वस्तुएं भेंट में आई। गांधी जी ने जब बहनों से भीख मांगी कि प्लीज आप मुझे आपके गहने दीजिए ताकि हम देश को आजाद करा सके, तो गांव की जितनी भी स्त्रियां थी उन स्त्रियों में से काफी सारी स्त्रियों ने अपने गहने भीख में यानी गांधी जी को दान में दे दिए, यानी बहुत सी वस्तुएं गांधी जी को मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। गांधी जी ने अपना भाषण पूरा किया, जो भी बोलना था वो बोला, फिर जो वस्तुएं वहां पर इकट्ठी हुई थी उन वस्तुओं को गांधी जी नीलाम करने लगते। नीलाम करना यानी उनकी बोली लगाना, और बोली के रूप में जो व्यक्ति उसे खरीदता है, जो बोली देता है, वो उतने पैसे देकर वो वस्तु ले लेता है। नीलाम यानी बोली लगाकर बेचना। जस्ट एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में डस्टर है, तो मैं इस डस्टर की बोली लगाता हूँ कि भाई मैं स्टार्ट करता हूँ कि डस्टर 5 रुपए से नीलाम होने वाला है, और जो लोग उसकी ज्यादा से ज्यादा बोली लगाते हैं उसे वह बेचा जा सकता है। अगर ऑडियंस में से कोई कहता है कि 10 रुपए, कोई कहता है 15 रुपए, कोई कहता है 20 रुपए, फिर 20 से आगे कोई नहीं बढ़ता तो 21, 22, 23, यानी कि डस्टर की कीमत हो गई 20 रुपए। जो व्यक्ति 20 रुपए बोला था उसे डस्टर दे दिया जाता है और उसके पास से 20 रुपए ले लिए जाते हैं। तो इस प्रकार गांधी जी ने जो भी गहने इकट्ठे हुए थे उनकी नीलामी करने लगे, नीलामी शुरू की। उस समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। जब गांधी जी ने नीलामी शुरू की तब गांव की एक लड़की 16 साल की, उसका नाम है कौमुदी, वह धीरे से मंच यानी स्टेज पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? वह लड़की स्टेज पर आई इस प्रकार, उसने अपने एक हाथ की चूड़ी, सोने की जो कंगन थे वह चूड़ी उतारी, गांधी जी को दी और बोली कि आप मुझे आपके हस्ताक्षर इट मीन्स सिग्नेचर, कि आप आपकी सिग्नेचर मुझे देंगे या आपके हस्ताक्षर मुझे देंगे, बराबर। यहाँ पर लिखा है हस्ताक्षर, दस्तखत, सिग्नेचर। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। गांधी जी ने उसका दान स्वीकार किया और गांधी जी उसे सिग्नेचर दे रहे थे, तब उसने क्या किया, दूसरे हाथ की भी चूड़ी, कंगन उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां की देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। गांधी जी बोले कि लड़की, पगली लड़की यानी ना समझ लड़की, दोनों चूड़ी देने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी एक चूड़ी दान में स्वीकार करता हूं और मेरे हस्ताक्षर तुझे दे देता हूं। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार कर दे दिया। अभी गांधी जी की बात पूरी ही नहीं हुई थी, गांधी जी सिग्नेचर कर ही रहे थे कि वह लड़की जो कौमुदी थी उसने दोनों हाथ की चूड़ियां तो दे दी थी, अब गले में जो सोने का हार था वह भी उतार कर दे दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी बोले कि लड़की, तू ये सोने की चूड़ियां दे देती है, सोने का हार दे दिया, तो तूने तुम्हारे माता पिता से इसकी आज्ञा, परमिशन ले ली है ना कि सब तो दान में दे रही है, क्योंकि ये सब सोने की चीजें हैं, फिर दोबारा नहीं बनेगी। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल ली। बूंदे यानी कान में जो बालियां पहनती है लड़कियां, उसे बूंदे कहते हैं। रत्न जड़ित यानी उसमें हीरा लगा हुआ होता है या मोती लगे हुए होते हैं,
तो ऐसे कानों की बालियां भी उसने दे दी। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? दूसरी बार गांधी जी ने पूछा, ये लड़की, तूने सोने की चूड़ियां दे दी, हार दे दिया, कानों की बालियां दे दी, तो तुमने तेरे माता पिता से परमिशन ली है, आज्ञा ले ली है ये सब चीजें देने की? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अभी कौमुदी कुछ जवाब देती उससे पहले जो स्त्रियां गांव की वहां पर इकट्ठी हुई थी उसमें से किसी एक स्त्री ने कहा कि उसके पिताजी तो यहीं स्टेज पर ही मौजूद है और वो इस नीलामी में मानपत्र है। मानपत्र इट मीन्स आदर से लिखा पत्र जो पढ़कर आप जो नीलामी करते हैं गहनों की, उसमें बोली लगाते हैं, वही व्यक्ति उसके पिताजी है और उसके पिताजी तो आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी ने कहा कि तूने सोने की चूड़ियां दे दी, ये हार दे दिया, ये बूंदे दे दी, भाई इतने सारे गहने तू दान में दे देगी तो फिर दोबारा तू इतने सारे गहने नहीं बनवा पाएगी। तुझे ये तो पता है ना, क्योंकि सोना बहुत महंगी धातु है, चीज है, एक बार हम खरीदते हैं तो काफी सारा पैसा लगता है, तो फिर दूसरी बार यह तू नहीं खरीद पाएगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदी ने कहा कि मुझे शर्त मंजूर है, दृढ़ता पूर्वक यानी मजबूत मनोबल से। कौमुदी ने मजबूत मनोबल से यह शर्त स्वीकार कर ली कि कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं नहीं दोबारा बनवा पाऊंगी तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया। फिर गांधी जी ने उनकी सिग्नेचर कर दी और एक वाक्य लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यानी तुमने जो एक ऑर्नामेंट्स दान में दे दी है उसकी अपेक्षा में तुम्हारा जो त्याग है, त्याग यानी तूने जो सब सोना दान में दे दिया वह एक प्रकार का त्याग ही है, वह सच्चा आभूषण, वह सच्चा गहना है। ये सब गहने तो बाद में बन सकते हैं, लेकिन हम हमारी मनपसंद चीज किसी को दे देते हैं, उसका त्याग करते हैं, उसका बलिदान करते हैं, वही सच्चा गहना है, वही सच्चा ऑर्नामेंट है, वही सच्चा आभूषण कहलाता है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। गांधी जी कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हमें हमारे देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और देश प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं है। जिस देश ने हमें उसका नाम दिया है, उसमें रहने की इजाजत दी है, हमें सम्मान दिया है, उस देश के प्रति हमारा प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा गहना है और उससे बढ़कर कुछ नहीं। यानी हमें हमेशा अपने देश पर प्रेम रखना चाहिए, हमारे देश पर गर्व होना चाहिए हमें, और हम काम भी ऐसे करें जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो और हमारा देश उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। यानी हमें हमारे जीवन में जब भी देश को हमारी जरूरत पड़े, देश के लिए अपना तन मन धन न्योछावर करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है और वो कर्तव्य हमें निभाना ही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो दूसरा पार्ट है अनूठे इंसान, उसमें हमने दो प्रसंग देखे, एक नेपोलियन, ऐसा था नेपोलियन, दूसरा है सच्चा दान। तो इस दोनों प्रसंगों में से हमें पहला जो प्रसंग है उसमें से सच्चाई, सच बोलने की सीख मिलती है, सच बोलना और प्रामाणिक बनना उसकी सीख हमें मिलती है। और जो दूसरा है, इस दूसरे प्रसंग से हमें हमारे देश के प्रति प्रेम, हमारे देश के प्रति गर्व और त्याग करने की, बलिदान करने की सीख मिलती है। तो इस प्रकार हमने ये इकाई बहुत अच्छे से पढ़ ली, समझ ली और इसमें से जो गुण हमें मिलते हैं वह गुण हमें हमारे जीवन में उतारने हैं और हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना है, प्रामाणिक रहना है और
हमारे देश के प्रति प्रेम रखना है, देश के प्रति गर्व रखना है और देश के लिए जब भी देश को हमारी ज़रूरत पड़े तन मन धन न्यौछावर करने की, त्याग करने की, बलिदान करने की हमें दृढ़ मनोबल भी रखना है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा दूसरा पाठ पूर्ण होता है। अब हम देखते हैं अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस, बराबर। यहाँ पर पहला ऐसा क्वेश्चन है कि नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था। तो नेपोलियन हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला इंसान था, वह हमेशा सच बोलता था, प्रामाणिकता से उसका कार्य करता था। अमरूद बेचने वाली लड़की से वह टकराया तो उस लड़की को उसके पास जो पैसे थे उसने दे दिए और वह अपनी माँ को जाकर सारी घटना बता दी और माँ से भी उसको पैसे दिलाए, जबकि उसकी बहन इलाइजा वह सच नहीं बोल पाती थी, यानी वह डरपोक लड़की थी। अमरूद बेचने वाली लड़की को जब नेपोलियन घर ले जाने की बात करता है तो वह कहती कि नहीं भैया, इसे घर मत ले जाओ, इसे घर ले चलोगे तो माँ डांटेगी, यानी इस प्रकार वह डरपोक स्वभाव की थी और नेपोलियन सच्चा इंसान था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते हो। तो आपको लिखना है कि आपने ये पाठ पढ़ा है नेपोलियन, अब नेपोलियन की जगह आप उस लड़की से टकराए होते तो आप क्या करते। उसको घर ले जाते, ज़्यादा पैसे देते या फिर उस पर चिल्ला दे, उसको धमका दे, वहाँ से पटा देते, वो आप लिख सकते हो आपके मुताबिक। तीसरा है, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। आपको हर रोज पॉकेट मनी दी जाती है तो उस पॉकेट मनी का उपयोग आप किस प्रकार करते हैं। वह पॉकेट मनी बचाते हो या फिर रोज उड़ा देते हो या उस पॉकेट मनी में से कुछ पैसे खर्च करते हो, कुछ बचाते हो और अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट लाते हो, वॉटेवर जो भी आप करते हो वो आपको लिखना है। चौथा है, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं। बापू इट मीन्स महात्मा गांधी जी, उनको हम प्रेम से बापू बुलाते हैं, बराबर। हमारे देश के राष्ट्रपिता है तो उनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो लिखना है कि बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उन्हें प्यार से हम सब लोग बापू के नाम से बुलाते हैं। उनका दूसरा नाम महात्मा गांधी भी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में, पोरबंदर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी शादी बचपन में हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। गांधी जी ने वकालत पढ़ी थी, उन्होंने अफ्रीका में वकालत की थी, इंग्लैंड भी गए थे वकालत करने। फिर वह वापस आए अपने देश में और अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी में देखा तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं मेरे देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराऊंगा और उन्होंने आजीवन अंग्रेजों को भारत से भगाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। दुनिया को सत्याग्रह नामक शब्द भी फर्स्ट गांधी जी ने ही दिया था, बराबर। इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हो। फिर पांचवा प्रश्न है कि बापू धन इकट्ठा क्यों कर रहे थे। तो देश को अंग्रेजों की गुलामी में से छुड़ाने के लिए गांधी जी को पैसों की जरूरत थी, इसलिए गांधी जी भारत के अलग अलग गांवों में, शहरों में, राज्यों में घूमकर धन इकट्ठा कर रहे थे। फिर है, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा और क्यों। तो वो आप लिख सकते हैं आपको कौमुदी का पात्र अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, रीजन के साथ, कारण के साथ बताना है। फिर सातवां सवाल है, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है। इस घटना को अपने शब्दों में बताइए। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी होगी कि आपसे कुछ गलती हुई होगी, फिर वो गलती आपने अपनी माता पिता के साथ प्रामाणिकता से स्वीकार की होगी। तो ऐसी कुछ घटना आपको एक पैराग्राफ में लिखनी है। इस प्रकार ये आप अभ्यास के सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 है कि उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने 2 शब्द लिखिए। संयुक्त वर्ण यानी दोस्तों जो 2 वर्ण एक होकर एक नया अक्षर बनता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर है द प्लस द, बराबर। ये पगला है तो द और द ये दोनों मिलकर बनता है द, और इससे जो शब्द बनता है वो है शुद्ध, बराबर। फिर बुद्धि भी हम कह सकते हैं बुद्धि। तो ये देखो द और ध अलग अलग वर्ण है, वह
द, और उससे शब्द बनता है शुद्ध, दूसरा है बुद्धि। तो ये दो अलग अलग वर्ण मिलाकर एक अक्षर बनता है, उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। दूसरा है त, ये त और ये त, इट मीन्स त। इस प्रकार का त आप देख सकते हो, बराबर। ये त के नीचे जो हाइफन किया है, इट मीन्स वो पूरा अक्षर नहीं है, उसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, ओनली व्यंजन है, और ये स्वर के साथ वाला त है, तो दो त मिलाकर त बनता है, उससे शब्द बनता है उत्तर, बराबर। फिर तीसरा है द और म। देखो द भी आधा है, यानी सिर्फ व्यंजन है, और म, तो इससे शब्द बनता है म, बराबर। पद्म, बराबर। यहाँ उत्तर भी लिखा हुआ है, पद्म, छद्म, इस प्रकार। चौथा है द और व, उससे बनता है द्व, बराबर। विद्वान, विद्वान हुआ ना, विद्वान। आगे है ह और म। देखो ये ह आधा है, फिर म, इसमें ह और म मिलाकर शब्द बनता है म, इट मीन्स ब्रह्म, ब्रह्म, ब्राह्मण, वो सब यहाँ से बनते हैं, बराबर। तो ये संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर यानी दो अलग अलग वर्ण मिलकर एक वर्ण बनता है, उसे संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कहा जाता है, बराबर। यहाँ पर एक एक उदाहरण है, दूसरे एक एक मैंने दिए हैं, आपको ऐसे दो दो उदाहरण लिखने हैं। पद्म, पद्म शब्द, फिर यहाँ पर पद्मावती भी बन सकता है, पद्मावत भी बन सकता है, ओके। विद्वान, उसका दूसरा कुछ अलग अच्छे से बना सकते हो। ब्रह्म, उसका मैंने बना दिया ब्राह्मण, ओके। तो इस प्रकार से संयुक्त वर्ण करते हैं। फिर है निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। महात्मा गांधी और देश प्रेम। इंसान अनूठा कब कहलाता है? तो जब इंसान प्रामाणिकता रखता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, कुछ अलग कार्य करता है जो दूसरों से अलग है, तब वह अनूठा कहलाता है। फिर है तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे, वो आपको लिखना है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे और किस प्रकार देश की सेवा करोगे। फिर है प्रश्न 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। धर्म वो संज्ञा है, बराबर, यहाँ पर लिखा है धर्म, तो ये धर्म संज्ञा है, इससे जो विशेषण बनता है वो है धार्मिक। तो धर्म से धार्मिक विशेषण बना, धर्म संज्ञा, संज्ञा यानी नाउन है, वह नाम है, तो नाम से संज्ञा बनती है। तो फिर आपको क्या करना है, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। धार्मिक तो लिख देना कि मेरे दादाजी बहुत धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक शब्द आ गया। फिर रंग तो रंगीन, दुनिया बहुत रंगीन है। लोभ तो लोभी, मैं बहुत लोभी इंसान हूँ। भारत तो भारतीय, हम सब लोग भारतीय है। चमक तो चमकीला, हर चमकीली वस्तु सोना नहीं होती। शक्ति तो शक्तिमान, भीम बहुत शक्तिमान है। गुण तो गुणवती, मेरी माँ बहुत गुणवती है। बल तो बलवान, मेरे चाचा बहुत बलवान है। दया तो दयावान, मेरे पिताजी दयावान है। दर्शन तो दर्शनीय, भारत में बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। तो इस प्रकार आपको 10 शब्द है संज्ञा से जो विशेषण बनता है, फिर विशेषण का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। 5वां प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग परिवर्तन है, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है, ओके। हिंदी में 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उदाहरण दिया है पुत्र, तो उसका लिंग परिवर्तन होता है पुत्री। मेढक तो मेढकी, देव तो देवी, तरुण तो तरुणी, हिरण तो हिरनी, कुमार तो कुमारी, साप तो सापिन, कुम्हार तो कुम्हारीन, धोबी तो धोबीन,
नाग तो नागिन, ग्वाला तो ग्वालिन, बाघ तो बाघिन, फिर मोर तो मोरनी, शेर तो शेरनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी, जादूगर तो जादूगरनी, ऊंट तो ऊंटनी, मास्टर तो मास्टरनी। इस प्रकार लिंग परिवर्तन, और जो शब्द का आप लिंग परिवर्तन करते हैं उन दोनों शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। एग्जाम्पल, हिरनी तो हिरन दौड़ रहा है और हिरनी दौड़ रही है। पुत्र तो राहुल राजीव गांधी के पुत्र है और इंदिरा जी जवाहरलाल की पुत्री थी। इस प्रकार फिर है, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। आपको ये कहानी लिखनी है चित्र देखकर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चित्र पर से आपको पूरी कहानी बनानी है, कहानी का शीर्षक देना है। फिर स्वाध्याय में नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। दूसरा, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो नेपोलियन लड़की को उसके जो अमरूद का नुकसान हानि हुई थी उसके पैसे दिलवाने के लिए घर ले गया। तीसरा, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुमने तुम्हारे माता पिता से इन गहनों को दान में देने की आज्ञा ले ली है ना। और दूसरा कहा कि अरे पगली लड़की, दूसरी चूड़ी देने की जरूरत नहीं है, मैं एक चूड़ी से ही हस्ताक्षर कर दूंगा। पांचवा, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। बराबर, इस प्रकार आपको उसके आंसर लिखने हैं। फिर प्रश्न 2, आपने गांव में घटी कोई देखी घटना के बारे में लिखिए। आपके गांव में कुछ ऐसी घटना बनी हो जिससे देश प्रेम रिलेटेड हो तो वो आप लिख सकते हो। फिर इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। तो आपको दोनों प्रश्न में से ऐसे 5 प्रश्न बनाने हैं जो प्रश्न आप अपने दोस्त को पूछ सकते हो और दोस्त उसका आंसर दे सके। फिर विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। यहाँ पर अनुवाद इट मीन्स गुजराती भाषा नहीं, आपको इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करना है और वहाँ पर अलग अलग विराम चिन्ह रखने हैं। वो हम जब ग्रामर पढ़ेंगे तब वो कर देंगे। इस प्रकार हमारा पूरा लेसन यहाँ पर पूरा हुआ है। आपको वर्कशीट मिल जाएगी, उसकी नोट्स भी मैं भेज रहा हूँ। उस नोट्स में जो भी आंसर मैंने लिखे हैं वो प्रॉपर आंसर आपको सिर्फ अपनी नोटबुक में कॉपी करना है और वर्कशीट जो भेजी है उस वर्कशीट में जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर लिखकर वर्कशीट आपको ग्रुप में सेंड करनी है। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए लेसन के साथ, नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप घर पे पढ़ते रहिए। ओके, बाय।